केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगने वाली है। कल हिसाब बराबर, परसों मोदी तोड़ देंगे वो रिकॉर्ड जिस पर 64 साल से कांग्रेस को नाज। पाठशाला में आज स्पेशल चैप्टर। मोदी से हारे छत्रपों के साथ एक टेबल पर बैठे राहुल, मोदी को जवाब देने की अब कौन सी नई रणनीति बनाई। मोदी 3.0 में 300 प्लस वाली स्ट्रेंथ, 2014 वाली ताकत, फिर कौन से बचे हुए कड़े फैसले लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्ता गई, अब ममता बनर्जी के हाथ से निकलेगी पार्टी। बीजेपी के साथ टीएमसी सांसदों की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ। ममता के भतीजे का चार्टर प्लेन वाला खुलासा, अपने ही नेता ने क्यों कहा आसमान से जमीन पर आ जा। पीओके में रिवर्स काउंटिंग क्यों शुरू हुई, कल ऐसा क्या होने वाला है, पूरी दुनिया में चर्चा। एडवाइजरी पर एडवाइजरी जारी हो गई। ट्रंप नेतन्याहू के बीच तीखी बहस का नतीजा, ईरान पर ताबड़तोड़ हमला। क्या इजराइल नहीं मानेगा, मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर होने जा रहा है। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, ट्रेन की पटरियों के पास से होकर गुजरे होंगे। आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी के बीच और दोनों तरफ नुकीले पत्थर पड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, सोचा है। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर से सियासी चर्चा में है और इस बार वजह चढ़ावा है जिस पर अखिलेश यादव ने घोटाले का आरोप लगाया है। हालांकि उन आरोपों को चंपत राय ने सिरे से खारिज कर दिया है। बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। वहीं यूपी के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि अखिलेश राम विरोधी हैं। उनकी सरकार के समय रामचरितमानस फाड़ी गई। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव और उपचुनाव के लिए एनडीए के 9 कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया। इनमें से बीजेपी की ओर से एक्टर पवन सिंह और जेडीयू की ओर से निशांत कुमार भी शामिल है। नामांकन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी और संजय झा समेत कई नेता जुटे। बता दें आपको कि सबकी निगाह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश पर थी, जिनको एनडीए ने उम्मीदवार नहीं बनाया। मतलब यह कि अब उनका मंत्री पद जाना तय है। जयपुर के जगतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास के रेलवे लाइन के साथ बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की गई। इस दौरान 5 धार्मिक स्थल समेत 125 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए, जिसमें से 2 मंदिर, 1 मस्जिद, 1 मजार, 1 सत्संग भवन को प्रशासन ने ढहा दिया। इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। देश में नीट परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल और पेपर लीक के कड़े अनुभवों से सबक लेते हुए केंद्र सरकार इस बार सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम कर रही है। प्रश्न पत्र की छपाई, पैकेजिंग और परिवहन की पूरी प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांट दिया गया है ताकि किसी एक व्यक्ति तक पूरी जानकारी ना पहुंचे। पेपर सेंटर्स और ट्रांसलेटर्स को परीक्षा खत्म होने तक सख्त निगरानी वाले लॉकडाउन में रखा गया है। या मोबाइल, इंटरनेट और किसी भी बाहरी संपर्क की अनुमति नहीं। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। दावे के मुताबिक इजराइल ने ईरान की पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया है, तो वहीं ईरान ने भी हाइफा और इतामर बस्ती पर मिसाइल दाग दी है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और ईरान को तुरंत हमला रोकने की चेतावनी दी है। उधर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान यात्रा से बचने की सलाह दी। डोमिनिकन रिपब्लिक के लॉ रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। अमेरिका में रजिस्टर्ड गल्फ स्ट्रीम G200 जेट टेक्सास जा रहा था और तभी गंभीर मैकेनिकल खराबी की वजह से इमरजेंसी के लिए क्रू एयरपोर्ट पर वापस लौटा और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद जेट में लग गई आग और देखते ही देखते ये आग के गोले में तब्दील हो गया। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि कल हिसाब बराबर, परसों मोदी तोड़ देंगे वो रिकॉर्ड जिस पर 64 साल से कांग्रेस को नाज है।
पाठशाला में स्पेशल चैप्टर आपको दिखाने वाला हूं। मोदी से हारे छत्रपों के साथ एक टेबल पर बैठकर राहुल मोदी को जवाब देने के लिए कौन सी रणनीति बना रहे हैं। मोदी 3.0 में 300 प्लस वाली स्ट्रेंथ, 2014 वाली ताकत, फिर कौन से बचे हुए कड़े फैसले लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है बॉस। आज 8 जून है और पीएम मोदी रिपब्लिक भारत के एक अनूठे रिकॉर्ड की बराबरी करने से बस एक दिन दूर है, सिर्फ एक दिन दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो अभी तक किसी और के नाम है, किसी और प्रधानमंत्री के नाम है। कल पीएम मोदी उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और परसों यानी कि 10 जून को प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देंगे, जिस पर लिखा होगा नरेंद्र मोदी भारत में अब तक चुनी गई सभी सरकारों में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले वन एंड ओनली लीडर। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाला, यह सब कैसे हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत की जनता का दिल जीता, कैसे इतने लंबे वक्त तक वो भारत की जनता के नेता बने रहे और कैसे प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दी। लेकिन आप देखिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड पिछले 64 सालों में कोई सरकार, कोई नेता और कोई प्रधानमंत्री नहीं तोड़ पाया बॉस, नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर है, सिर्फ 2 कदम। अभी सबसे लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 10 जून को नरेंद्र मोदी का नाम इस लिस्ट में टॉप पर हो जाएगा, सबसे पहले पायदान पर, एकदम पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा। आप देखिए कि अभी जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक भारत में यानी कि गणतंत्र भारत में, यानी कि जब से चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर कोई व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, पीएम की कुर्सी पर बैठा है, तब लगातार 4398 दिन उन्होंने बिताए। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जिन्होंने आज की तारीख यानी कि 8 जून तक पीएम की कुर्सी पर कुल 4397 दिन बिताए। तीसरा नंबर मनमोहन सिंह का है, जो लगातार 3656 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। इंदिरा गांधी चौथे नंबर पर हैं, जो 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बैठी। और 5वां नंबर अटल बिहारी वाजपेयी का आता है, जो 2256 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। और यानी कि लगातार देखिए कि सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेताओं में 3 नेता कांग्रेस के हैं और 2 नेता बीजेपी से आते हैं। अब 10 जून को इस लिस्ट में 64 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है बॉस, और ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि इतिहास अपने आप को बदल देगा। एक नया इतिहास, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय इतिहास के किताब में जुड़ जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां की हैं और अगले 11 जून से अगले 10 दिनों तक कौन कौन से प्रोग्राम फिक्स कर लिए गए हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। पिछले 12 साल में मोदी ने ऐसे बहुत से फैसले लिए हैं जो ना तो पिछली सरकारों के एजेंडे में था, ना विजन में, लेकिन 12 सालों तक लगातार देश की सेवा करते करते देश के इस प्रधान सेवक ने 4 कौन कौन से अलबेले रिकॉर्ड बना दिए, उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन कांग्रेस के अभी भी 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं बॉस, जिसे पीएम मोदी इस मौजूदा कार्यकाल में नहीं तोड़ पाएंगे। उन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी को 2029 का चुनाव जीतना होगा और नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालनी होगी। और उसके बाद भी कांग्रेस के दोनों रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा बॉस। कांग्रेस के वो 2 रिकॉर्ड कौन से हैं और क्यों उन रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को 2031 तक का वक्त लग सकता है, आज ये भी आपको बताने वाला। इधर मोदी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है, उधर इंडी गठबंधन की बेचैनी बढ़ती जा रही है बॉस। दिल्ली के बाद 2 और राज्यों में विपक्षी दलों के 2 और किले ढहने से इंडी गठबंधन का तालमेल, चाल ढाल, रूप रंग, सोच विचार सब कुछ बदल गया, बेपटरी हो गया इंडी गठबंधन। आप सोचिए कि आज इंडी गठबंधन की 25 पार्टियों ने 3 घंटे की माथापच्ची की और मोदी सरकार के खिलाफ इन 3 घंटों में सिर्फ 3 मुद्दे ही ढूंढ पाए। जबकि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता मौजूद। एलओपी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, ममता, तेजस्वी, उद्धव समेत 25 पार्टियों के बड़े बड़े नेता थे भाई। लेकिन 3 मुद्दे यानी कि 12 साल का कार्यकाल, एक के बाद एक इतने आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इतने एजेंडे इन 12 सालों में चलाए गए, लेकिन जो अंदर की खबर है कि सिर्फ 3 पॉइंट विपक्ष को यानी कि इंडी गठबंधन को मिला। इस मीटिंग में और क्या कुछ हुआ, मीटिंग से पहले ही इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने कैसे झटका दे दिया, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी, वहां पर मीटिंग से पहले ही पोस्टर को लेकर क्या सीन खड़ा हो गया, क्या बवाल खड़ा होगा, यह सब भी आज आपको बताने वाला। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए।
मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। आज मोदी सरकार के 12 साल 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तब बीजेपी ने पूरे देश में जोरदार अभियान चलाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। बॉस, मोदी कैसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये आपको बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले यह दिखा देता हूं कि बीजेपी इस मौके को कैसे मोदी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार 10 जून को 12 साल पूरा करने जा रही है और इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर ली। बीजेपी देश के 140 करोड़ लोगों के बीच जाकर पिछले 12 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा 5 बुलेटिन के जरिए पेश करेगी। इसके लिए बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम नाम की बुकलेट तैयार की है, जिसमें मोदी सरकार के पिछले 12 वर्ष में किए गए उन बड़े फैसलों का जिक्र किया गया है जिन फैसलों को मोदी सरकार ने देश हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी कैसे उन 5 प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक लगातार पीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 10 जून को पीएम मोदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि इस मामले में पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने और 3 तलाक कानून बनाने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता था वो उनके हिस्से में आया है और वो उन चुनौतियों को पूरा करते जा रहे हैं। शायद नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी मोदी के ही हिस्से में आया है, क्योंकि पिछले 64 साल में कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री नेहरू के इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब मोदी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर है। आप देखिए कि पीएम मोदी आज यानी कि 8 जून को बतौर पीएम 4397 दिन पूरे कर चुके हैं, यानी कि 9 जून को पीएम मोदी की कुर्सी पर 4398 दिन पूरे हो जाए और इसी के साथ वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि नेहरू ने भी गणतंत्र भारत में पीएम की कुर्सी पर लगातार 4398 दिन तक ही वो बैठे रहे। लेकिन बॉस, 9 जून की रात को 12 बजे, यानी कि जैसे ही 12 बजे की घंटी बजेगी, तुरंत कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी और इसी के साथ भारत का राजनीतिक इतिहास भी बदल जाएगा। परसों यानी कि 10 जून को पीएम मोदी की कुर्सी पर लगातार 4399 दिन बिताने वाले देश के वो पहले राजनेता बन जाएंगे और इसी के साथ रिपब्लिक भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री का कामकाज संभालने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो जाए। अब सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है। मतलब देश के इतने रुके हुए, छूटे हुए या ना होने वाले जो लोग कहते थे काम थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे, उन्होंने किया ही। लेकिन अब ये सोचिए ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर ले। पीएम मोदी नेहरू का ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे, इस बात को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक और ग्राफिक्स तैयार किया है। इसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी कैसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। आप देखिए कि आजादी के बाद जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, नतीजे आए, उसके बाद अब मैं दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन जब हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित हुई और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस हिसाब से देखा जाए तो नेहरू पहला चुनाव जीतने के बाद लगातार 4398 दिन तक, यानी कि 12 साल 15 दिन तक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने। अब पीएम मोदी को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को 20 मई 2014 को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ और तब से नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस तरह से 2 दिन बाद
10 जून को पीएम मोदी 4,399 दिन तक यानी कि 12 साल 16 दिन तक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बना और वो पहले ऐसे भारत के नेता बन जाएंगे जो इतने वक्त तक इस कुर्सी पर बैठने वाले एक ही बार में यानी कि बिना ब्रेक के एक साथ इतने लंबे वक्त तक वो इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे या ब्रेक लेने के बाद भी कोई नेता इतने लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहा। तो दोनों रिकॉर्ड 10 जून को बनने वाले नए रिकॉर्ड की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस रिकॉर्ड को पिछले 64 साल से कोई भी तोड़ नहीं पाया था। लेकिन पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में 4 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉस जो कभी कांग्रेसी नेताओं के नाम पर हुआ करते। इसमें पहला रिकॉर्ड भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर किसी नेता ने कितने दिनों तक हेड ऑफ गवर्नमेंट का रोल निभाया है। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने यानी कि 7 अक्टूबर 2001 से आज यानी कि 8 जून 2026 तक पीएम मोदी कुल 9,011 दिनों तक यानी कि 24 साल 8 महीने 2 दिन तक राज्य और केंद्र सरकार के हेड के तौर पर बने हुए। अब पीएम मोदी का दूसरा रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। आज 8 जून तक उन्होंने पीएम की कुर्सी पर 4,397 दिन पूरे कर दिए। ऐसा करने वाले वो इकलौते गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। पीएम मोदी का तीसरा रिकॉर्ड 2014 से पीएम मोदी ने अपनी अगुवाई में लगातार 3 आम चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है और केंद्र में लगातार 3 बार उन्होंने सरकार बनाई है। इस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस और नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में लगातार भारी बहुमत से जीत हासिल की और अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014, 19 और 24 में लगातार 3 आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सरकार बनी। और अब नरेंद्र मोदी का चौथा रिकॉर्ड भी आपको बता दें, सत्ता में अजय यात्रा का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड है कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात का सीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी आज यानी कि 8 जून 2026 तक सत्ता में रहते हुए कोई चुनाव हारे ही नहीं, कोई चुनाव नहीं हारे। यह भी कमाल का रिकॉर्ड है अपने आप। मतलब पीएम मोदी 12 साल में 4 रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं, एक नया रिकॉर्ड अगले 2 दिन में बना देंगे वो, यानी कि 10 जून के बाद उनके नाम 5वां रिकॉर्ड हो जाए। अब सोचिए कि विपक्ष को कितनी आग लगी होगी। विपक्ष इसीलिए बौखलाया रहता है वो कि वो व्यक्ति जिसको चाय वाला कहते थे, वो आम आदमी जो कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, वो देश का सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बन जाए। जब से वो हेड ऑफ द स्टेट चुना गया, हेड ऑफ द कंट्री चुना गया, तब से वो लगातार अपनी कुर्सी पर बना हुआ, एक भी चुनाव नहीं आ रहा। आप सोचिए ये सब कितनी पीड़ादायी है कांग्रेस के लिए खासतौर से और विपक्षी पार्टियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जाएंगे, कब मोदी जाएंगे। लेकिन यही नहीं बॉस, मोदी की नजर अभी 2 ऐसे रिकॉर्ड पर भी है जिसे वो जरूर तोड़ना चाहेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका उन्हें उनके इस मौजूदा कार्यकाल में नहीं मिला। इसके लिए बीजेपी को 2029 का चुनाव भी जीतना होगा और पीएम मोदी को चौथी बार पीएम बनना भी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के नाम एक-एक रिकॉर्ड और दर्ज हो जाएगा। आप देखिए कि अगर बीजेपी 2029 में जीते और नरेंद्र मोदी चौथी बार पीएम बने, तब वो चौथी बार पीएम बनने वाले देश के पहले नेता बन जाएंगे। अभी तक नेहरू और इंदिरा को भी 3-3 बार पीएम बनने का मौका मिला था। वहीं अगर 2029 में बीजेपी फिर से चुनाव जीती तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगातार 4 बार जीत दर्ज करने वाली देश की पहली पार्टी बन जाएगी। तब कांग्रेस का भी रिकॉर्ड टूट जाए। 10 जून को पीएम मोदी नेहरू का जो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं वो रिपब्लिक भारत का रिकॉर्ड है, यानी कि जिनसे 1952 में जिस दिन से हमारा संविधान लागू, उस दिन से 10 जून 2026 तक का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर मोदी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया तो भी नेहरू के नाम एक और रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को अभी भी 5 से 6 साल का वक्त लग सकता है। आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल हुआ। कुल 6,131 दिन का यह कार्यकाल, 4,398 दिनों का नहीं। इसकी वजह यह है कि नेहरू ने भारत की कमान 1947 में ब्रिटिश शासन
से आजादी के बाद ही संभाल। तब पीएम पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, यानी कि जनता ने नहीं चुना, आम चुनाव में चुनकर नहीं आए थे। देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ, यानी कि 1947 से 1952 तक नेहरू पीएम तो रहे, लेकिन उनकी सरकार चुनाव के जरिए नहीं चुनी गई और वो प्रधानमंत्री चुनाव के जरिए नहीं बने। इस लिहाज से अगर प्रधानमंत्री नेहरू का कुल कार्यकाल गिना जाए तो कुल 6131 दिन होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार के तौर पर, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये कार्यकाल जो है वो आपको, जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि पीएम मोदी तोड़ने वाले हैं, तो उनका कार्यकाल का जो कुल मिलाकर दिन होगा वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि 1947 के बाद से प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जब तक बैठे, उस हिसाब से अगर देखें तो 6131 दिन होते हैं, यानी कि 16 वर्ष और 286 दिन। अगर पीएम मोदी को नेहरू का यह रिकॉर्ड भी तोड़ना है तो उन्हें 2032 तक पीएम की कुर्सी पर बने रहना होगा। आप देखिए कि 26 मई 2014 से 8 जून 2026 तक पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4397 दिन। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पीएम मोदी को कुल 6131 दिन तक पीएम बने रहना होगा। अगर पीएम मोदी ऐसा कर पाते हैं तो नेहरू का रिकॉर्ड टूटने की तारीख होगी 9 मार्च 2031, क्योंकि यही वो तारीख होगी जब इस दिन बतौर पीएम मोदी 6132 दिन पूरे कर लेंगे और नेहरू का सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे। लेकिन नेहरू के इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अभी पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं, 2032 तक वो 82 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अगर बीजेपी 2029 का चुनाव जीतती भी है तो भी क्या तब तक पीएम मोदी इस पद पर बने रहेंगे? यह बड़ा सवाल। बॉस, कांग्रेस के नाम एक से एक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने में बीजेपी या किसी भी पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। आप देखिए कि कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनाव में 414 सीटें जीती थी और कांग्रेस की ऐसी प्रचंड जीत के आसपास भी आज तक कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई। और कांग्रेस का दूसरा रिकॉर्ड है नेहरू का 6131 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का। यह रिकॉर्ड भी तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। इधर मोदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन हार पर हार का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। दिल्ली के बाद बंगाल और तमिलनाडु के किले भी ढह गए और इसी के साथ इंडी गठबंधन का हौसला भी पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज राहुल, सोनिया, खड़गे, ममता, अखिलेश, तेजस्वी समेत 25 दलों के नेता दिल्ली में जुटे और इंडी गठबंधन की उन्होंने बैठक के दौरान चर्चा की। वो ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई, जिन्होंने बंगाल चुनाव में इंडी गठबंधन को घास तक नहीं डाला था। इस मौके पर 3 घंटे तक बैठक चली और 3 फैसले लिए। पहला फैसला, एसआईआर, चीफ जस्टिस को साझा पत्र भेजा जाएगा, इसको लेकर। दूसरा फैसला, नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। तीसरा फैसला, ऑल पार्टी मीटिंग की मांग, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5
मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे थोड़ा जाए। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। अब बैठक से पहले दिल्ली में राहुल विरोधी बयानों के पोस्टर भी लगा दिए गए थे। इसमें इंडी गठबंधन के नेता राहुल के खिलाफ बयान देते दिखाई देते। कांग्रेस ने इन पोस्टर्स को फाड़कर फेंक दिया। सुनिए बयानबाजियां कैसी। बीजेपी के पोस्टर हैं भाई, किसको अब सवाल किसके ऊपर होंगे मीटिंग में? बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। तो पोस्टर तो वही लगवाएंगे ना, कौन लगवाएगा? दूसरा तो कोई नहीं लगवा सकता। तो ये एक बैक डोर से, ये तो पर्दे के पीछे से सब कुछ कर रहे हैं। हम तो सीधा बात कर रहे हैं कि ये इनके बीजेपी और बीजेपी की जो बी टीम है, ये सब उन्होंने लगाए हैं। अब इंडी गठबंधन के जो दल हैं वो कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का काम है, लेकिन ये पोस्टर जो लगा उस पर क्या क्या लिखा हुआ था ये देख लीजिए। लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा? राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, ऐसा दावा किया गया। इस तरह के पोस्टर देखे गए। इसके बाद अब अगला पोस्टर देखिए। राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, हर तरह के पोस्टर लगा दिए गए। राहुल गांधी को टारगेट करते हुए पोस्टर्स लगाए गए। यानी कि एक बार फिर से यह दिखाने की कोशिश थी कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं। और आप सोचिए कि इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं और उनके नेता हैं, सब एक साथ एक मंच पर कब बैठते और क्यों बैठते हैं? यही ममता बनर्जी जो आज दिल्ली पहुंच गई थी, 3 घंटे तक शामिल हुई बैठक में, घास डाल रही थी, किसी को पूछ रही थी क्यों? क्योंकि बंगाल में उनका झंडा एकदम लहरा रहा था। जैसी बंगाल से उनका झंडा उतरा, जैसी वहां पर वो मैदान में हारी, भागकर दिल्ली आ गए और इंडी गठबंधन की बैठक में 3 घंटे तक बैठी रही। आप इसी तरीके से देखिए कि आरजेडी जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो वहां पर किसी को वो घास डालने को तैयार थी। कांग्रेस दिल्ली में जब चुनाव चल रहा था तो किसी को घास डाल रही थी। समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो एकदम बमबमाई हुई। ये सभी वो लोग हैं, ये सभी वो दल हैं जब चुनाव के मैदान में मार खाते हैं, हार जाते हैं तो एक साथ बैठकर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हारे हुए लोगों का जो मंच है वो देश को कैसे जिता पाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन को झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल ही नहीं। संजय सिंह ने क्या कह दिया और कैसे झटका दे दिया और कैसे इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, एक बार सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये अलगे अपनी डबली अपना राग, सब इंडी गठबंधन के जो दल हैं वो अपनी डबली अपना राग अलापते हैं बॉस। इसीलिए यह हाल है ना इंडी गठबंधन। इतने सारे गठबंधन में दल हैं लेकिन तब भी गठबंधन हर जगह मार खाता। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा सत्ता गई, अब ममता बनर्जी के हाथ से निकलेगी पार्टी क्या? बीजेपी के साथ टीएमसी सांसदों की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ है? ममता के भतीजे का चार्टर प्लेन वाला खुलासा अपने ही नेता ने क्यों कह दिया आसमान से जमीन पर आता? बंगाल में गजब ही खेला चल रहा है। अभी तक कहा जाता था कि बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना किसी के बूते की बात नहीं, खुद ममता बनर्जी कहती थी और ममता बनर्जी के सपोर्टर्स कहते थे। और यही इंडी गठबंधन के जो बाकी दल थे वो कहते थे कि भाई ममता बनर्जी को कौन उखाड़ देगा, वहां से कौन हटा देगा। लेकिन पिछले 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में बॉस, ममता बनर्जी के सारे सियासी दाव पेच धरे के धरे रह गए। ममता बनर्जी के हाथ से 15 साल की सत्ता तो गई,
अब सालों से जो उनकी पार्टी थी, जो उनका जनाधार था, वो उनके हाथ से निकल रहा। इधर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के भरोसे वापसी की तैयारी कर रही हैं। बहुत सोचिए कि अपने बूते हार गई तो अब इंडी गठबंधन के भरोसे वापसी की तैयारी, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए फंडिंग करने में जुट गई हैं। उधर टीएमसी के विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी बगावत कर, पहले रीता बनर्जी ने विद्रोह करके टीएमसी विधायकों को अपने पाले में कर लिया और ममता बनर्जी को किनारे लगाते हुए नेता विपक्ष के पद पर कब्जा कर लिया। अब ममता बनर्जी के सांसदों ने खेला कर दिया है। ये देखिए, ये सांसद है ममता बनर्जी के, जो कल तक टीएमसी का झंडा लेकर चल रहे थे। बीजेपी ने तो पहले ही सिग्नल दिया था कि टीएमसी के सांसद उनके संपर्क में। आज ममता बनर्जी के 2/3 सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया है बॉस। मतलब पहले देखिए कि पार्षद गए, फिर विधायक गए और अब सांसद गए। तो बचा क्या? सत्ता गई, पार्षद गए, विधायक गए, सांसद गए, ममता बनर्जी के हाथ खाली रहे। सबसे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी के सभी पदों को एक साथ छोड़ दिया। इसके बाद टीएमसी के 10 से ज्यादा सांसदों ने बीजेपी के साथ सीक्रेट मीटिंग की। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 2/3 से ज्यादा सांसद ममता के विरोध में खड़े हैं। मतलब जिस ममता से उन्होंने टिकट लिया था, जिस ममता की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, उनके विरोध में खड़े हो गए। इसी को कहते हैं बॉस वक्त कैसे बदल जाता है ना, पता नहीं चलता। कल तक जो ममता बनर्जी धमकाती थी, जो अभिषेक बनर्जी धमकाते थे, आज देखिए ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक में अपनी पार्टी और अभिषेक बनर्जी को कैसे बचाएं उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर टीएमसी पूरी तरह से टूट चुकी है। ममता बनर्जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि पार्टी के अंदर ही उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। आज आपको बताने वाला हूं जनता में टीएमसी को लेकर अब कहां गुस्सा फूटा है और कहां टीएमसी नेताओं के ठिकानों से हथियार बरामद हो रहे हैं, कैसे टीएमसी नेताओं का काला चिट्ठा एक एक करके सामने आ रहा है, यह भी आज आपको बताने। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेन। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating. सुखेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है। सुखेंदुदा जो बोल रहे हैं मैं भी वो चीज भुगत के आया हूँ। एक एक आदमी सेफ नहीं है, पूरा इलाका, एक एक जिला को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो बॉस, जो आप ये ट्रेलर देख रहे थे, इसकी पूरी कहानी स्टोरी आपको बताने वाला हूं, इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाला हूं। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारने के बाद आज पहली बार दिल्ली पहुंची। उनके साथ उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी थे। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन की मीटिंग में उन्हें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उनके साथ खेला हो गया बॉस। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने बगावत कर दी। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर तक लिख दिया। बताया जा रहा है कि स्पीकर को लिखे पत्र में 21 सांसदों के हस्ताक्षर भी। ये सभी बागी सांसद अलग गुट, अलग पार्टी बना सकते हैं। सुनिए कि टीएमसी सांसद काकोली घोष ने क्या कहा। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. ममता बनर्जी जब इंडी गठबंधन की मीटिंग के लिए निकल रही थी तो उनसे टीएमसी सांसदों को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन ममता बनर्जी बिना कुछ कहे निकल गई। ममता बनर्जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन टीएमसी के बागी सांसदों की एक तस्वीर ने पूरी कहानी साफ कर दी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से पहले ही टीएमसी के बागी विधायकों ने प्लानिंग कर ली थी। जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो टीएमसी के 10 से ज्यादा बागी जो नेता थे, उन्होंने भूपेंद्र यादव के घर पहुंचकर उनसे बात कर ली। टीएमसी सांसदों के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग में काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, अजित कुमार मल, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश चंद्र वर्मा, कालीपाड़ा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शर्मिला सरकार और सुखेंदु शेखर रॉय शामिल। भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी सांसदों की सीक्रेट मीटिंग की खबर आई तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तुरंत एक ट्वीट किया
उन्होंने कहा कि बीजेपी के भ्रष्ट तंत्रों द्वारा फैलाई गई झूठी और मनगढ़ंत कहानी में 20 सांसदों की संख्या बताई जा रही है, जबकि भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में 13 सांसद उपस्थित थे बॉस, जिनमें से 12 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। इसके अलावा किसी और ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। टीएमसी सांसदों ने अचानक विद्रोह नहीं कर दिया है, या जो उनके बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं वो अचानक नहीं है, बल्कि इसकी चिंगारी चुनाव हारने के बाद से ही लगनी शुरू हो गई। लेकिन आज ममता बनर्जी को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी के सबसे अनुभवी और कद्दावर राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दिया। सुखेंदु शेखर रॉय ने न सिर्फ राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी, यानी कि पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि चुनाव में लोगों ने बीजेपी के पक्ष में भारी जनादेश दिया है, जिसका मकसद टीएमसी के 15 साल के अराजक शासन को खत्म करना है, जो बड़े पैमाने पर बेलगाम भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कानून, स्वास्थ्य में नाकाम रहने की वजह से पैदा हुआ। चुनी हुई सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण के लिए पहल शुरू कर दी। इस्तीफा देने के बाद सुखेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार में हुए घोटालों की पूरी लिस्ट गिना दी। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। करोड़ रुपया लूट हुआ, इसलिए मैंने मांग कर रहा हूं। अभी तो मैं आम जानता हूं, मैं मांग कर सकता हूं नई सरकार के पास कि जो पिछले 5 सालों में, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलता हूँ, सिर्फ पिछले 5 साल में बंगाल के हर एक अस्पताल में जो सामान खरीदा गया, जैसे कि इंजेक्शन, सलाइन, दवाइयाँ, किससे खरीदा गया, कौन कंपनी से खरीदा गया, इसका टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने पैसे में खरीदा गया, और इसका क्वालिटी जांच हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सरकार जाते ही कैसे टीएमसी के ही सांसद और विधायक पानी पी पी कर ममता बनर्जी और 15 साल की सरकार को कोस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग तब आंख बंद करके सोए हुए थे। सवाल तो सुखेंदु जी से भी पूछे जाएंगे कि भाई जब 15 साल में आप ये सब देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो सोए काहे हुए थे? उठ के जागे क्यों नहीं? सिस्टम के खिलाफ बोले क्यों नहीं? पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? और ममता बनर्जी सत्ता से चली गई हैं तो आप कह रहे हैं कि सब बुरा था। सवाल उनसे भी है, लेकिन सुखेंदु शेखर का सीधा इशारा अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम पर। लेकिन यही बात ममता बनर्जी ना तो समझने को तैयार है, ना ही वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ सुनना चाहती। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को पार्टी से लेकर संसद तक में जबरदस्त प्रमोट किया, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी का विरोध खुलकर हो रहा है तब भी ममता बनर्जी की आंखें नहीं खुल रही। जैसे इन नेताओं की सरकार रहते हुए नहीं खुली थी, अभी भी ममता बनर्जी की आंख अपने भतीजे को लेकर नहीं खुल रही। सुनिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में नेता विपक्ष का पद छीनने वाले उन्हीं की विधायक कैसे खुलकर अभिषेक बनर्जी का विरोध करते नजर आ रहे। सुनिए। सुखेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है, क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। सुखेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूँ। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। लेकिन देखिए बॉस, ये तमाम विधायक, सांसद और पार्षद जो अब टीएमसी को छोड़ रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिस्ट क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि अभी तक तो पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने कर तैयार थे और चुनाव लड़े भी और विधायक भी बने, पार्षद बने, सांसद बने। अब जब सत्ता चली गई है तो इन लोगों को लग रहा है कि 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो उस वक्त आप लोग क्यों शांत थे? लोग पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि भाई बताइए क्यों शांत थे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे, ममता दीदी को क्यों नहीं ललकार रहे? भाई ममता दीदी आप ही लोगों के दम पर तो एकदम आसमान में थी ना, 7वें आसमान पर बात कर रही थी ना खड़ी होकर, तब क्यों नहीं बोल रहे? टीएमसी में विरोध करने वाला हर शख्स यही कह रहा है कि ममता बनर्जी तो मंजूर हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को कोई देखना नहीं चाहता। अब तो हालत यह हो गई है बॉस कि टीएमसी की कमान भी ममता बनर्जी के हाथ से जा सकती है। अब आप जरा टीएमसी में बगावत की गणित जो है उसको भी समझ लीजिए, समझाता हूं आपको।
अगर टीएमसी में टूट होती है तो कितने सांसदों की जरूरत पड़े। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जबकि अलग गुट के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर 2/3 सांसद टूट जाते हैं तो उनकी सदस्यता संसद से नहीं जाएगी। ऐसे में गणित कहता है कि 19 सांसदों का समर्थन, कम से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी है। मतलब 19 सांसद एक साथ आ जाएं और पार्टी से अलग हो जाएं। जबकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 20 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है और हस्ताक्षर किए हैं उस पर, यानी कि जरूरी समर्थन से एक संख्या ज्यादा है। जो नेता अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं वो भी जानते हैं कि विरोध की असली वजह अभिषेक बनर्जी हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। देखिए बॉस, एक चीज समझिए कि जो भी नेता होता है वो चाहता है कि हर वक्त वो सत्ता में रहे। इसीलिए आज जो नेता टीएमसी को, ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं, वो जब तक सत्ता थी तब तक सत्ता से जुड़े रहे। और यह भी संभव है कि उस वक्त जब वो कुछ बोलना चाह रहे होंगे, पार्टी के भीतर आवाज उठाना चाह रहे होंगे, तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे, तो वो लोग बोलते भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज इन नेताओं को लग रहा है कि यही मौका है, इस मौके पर चोट नहीं करेंगे तो आगे कभी भी आप आगे नहीं निकल पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बंगाल को भी टीएमसी और अभिषेक बनर्जी से नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ये नेता अब टीएमसी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर टीएमसी में इतना गुस्सा है कि पूरी पार्टी तहस नहस हो गई। लेकिन आप देखिए कि ममता बनर्जी अभी भी अपने भतीजे के लिए फील्डिंग करने में जुटी हुई है। वहीं ममता बनर्जी नई टीम पर भरोसा ही नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए भी टीएमसी में विरोध की आग सुलग रही है। उनकी पार्टी के अंदर ही अभिषेक बनर्जी को महत्व देने और परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में नई संगठनात्मक कमेटी की घोषणा की है, लेकिन विरोध के बाद भी अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उनकी सहायता के लिए राज्यसभा सदस्यों डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया, जबकि सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और चंद्रमा भट्टाचार्य को बंगाल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नई राज्य कमेटी में भी ममता बनर्जी ने पुराने सदस्यों पर ही भरोसा दिखाया, जिसकी वजह से विरोध हो रहा है कि भाई सब कुछ अगर पुराना ही है तो नया संगठन और नया सब कुछ जो आप दिखा रही हैं कि हमने सब नया कर दिया, बदल दिया, उसमें नया क्या है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लोग तो पुराने ही है ना। जिस पार्टी ने 15 साल तक बंगाल पर राज किया बॉस, उसकी हालत यह हो सकती है किसी ने सोचा भी नहीं हो। उसकी हालत यह है कि उनके नेता बीच सड़क पर मार खा रहे हैं, लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इन लोगों में बंगाल को इतना लूटा है, मतलब इतना लूटा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि यह तस्वीर चिंता वाली भी है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में और कानून व्यवस्था जहां पर हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर हो, वहां पर ऐसी तस्वीरें नहीं आ सकती और नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए बॉस कि कितना गुस्सा होगा उन लोगों में जिनको आज मौका मिल रहा है और नेता दिख जा रहा है तो दौड़ा दे रहे हैं। अब तो टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में चल रहे सिंडिकेट के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, लेकिन पार्टी की दुर्गति करने के बाद भी वो जमीन पर नहीं आ रहे। सुनिए कि रीता बनर्जी ने आज इस मामले में क्या कहा। एमपी का जो तनख्वाह है उससे चार्टर्ड फ्लाइट होता नहीं है। इतना कूपन मिलता है साल भर में, पहले टर्म में 6 साल, फिर 15 महीना, 1 साल इधर पकड़ लीजिए तो 7 साल तो एमपी था। कूपन खर्च नहीं होता है और वो भी बिजनेस क्लास का कूपन। तो जाए बिजनेस क्लास में, कौन मना कर रहा है, मगर चार्टर्ड फ्लाइट थोड़ा बंद करे। करोड़ों करोड़ों रुपया ये किसका पैसा है? अगर तृणमूल का पैसा है तो ये पैसा खर्च हो। आवाम, तृणमूल का ग्रास रूट में जो लोग है वो लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे, अटैक्स हो रहे, तो ये पैसा हम लोग गुजारिश करेंगे कि ये पैसा का इस्तेमाल हो। अभिषेक बनर्जी को अभी तक ममता बनर्जी ढाल की तरह बचाती रही हैं, लेकिन अब उनकी ताकत सिर्फ पार्टी तक सीमित है। आप देखिए कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज सीआईडी की एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पर टीम पहुंची और फर्जी हस्ताक्षर मामले में तीसरा नोटिस जारी किया गया। अभिषेक बनर्जी को 9 जून को शाम 5 बजे कोलकाता में सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि पार्टी में विरोध किस बात को लेकर है। आज उनकी सीनियर सांसद काकोली घोष ने कह दिया कि वो सिर कटवा लेंगी, लेकिन अब और नहीं सहेंगी। सुनिए कि काकोली घोष ने आज क्या कहा। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ।
मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं, आप सोचिए कि लोग कितना उबल रहे होंगे, अंदर से कितने जले हुए लोग। अब मौका मिला है तो तुरंत इन्होंने बगावत कर दी। पाठशाला में अब आक्रोश और धधकते पीओके का चैप्टर। पीओके में रिवर्स काउंटिंग क्यों शुरू हुई, कल ऐसा क्या होने वाला है, पूरी दुनिया में चर्चा है। एडवाइजरी पर एडवाइजरी क्यों जारी हो रही है। एक पुरानी कहावत है कि आग और आवाज को जितना दबाओगे वो उतनी ही तेजी से भड़कती है। आजकल यही हाल है पीओके में, जहां पर लोगों में विरोध की आग फिर से भड़क गई है और इसकी तपिश से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसा आक्रोश फैल गया है कि इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार हिल गई है। आप तस्वीर देखिए और समझिए कि पीओके के लोग शहबाज और मुनीर से कितने नाराज हैं, कितने गुस्से में हैं। ये लोग सिर्फ अपने बुनियादी हक की मांग नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता और फौज इनकी जो आवाज दबाती रहती है उसके खिलाफ भी खड़े हुए। परिणाम यह हुआ है कि पीओके में विरोध की आग फैल रही है और यह आग अब रुकने का नाम नहीं है। लोग सड़कों पर मरने मारने को उतारू हो गए। कई इलाकों में पुलिस और सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बदले में पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन पीओके की आवाम पीछे हटने के लिए इस बार तैयार नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीओके के लोग इतने आक्रोश में। इससे पहले भी कई बार यहां के लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भी जन सैलाब ने सड़क पर उतरकर शहबाज सरकार को हिला दिया था। इस बार एक बार फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। अक्टूबर 2025 में पीओके के संगठन ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के साथ समझौता हुआ। इसे 38 पॉइंट चार्टर मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट कहा गया। शहबाज सरकार का दावा है कि ज्यादातर पॉइंट्स लागू हो गए, लेकिन JAAC का कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है। अपनी 38 अधूरी मांगों को लेकर JAAC ने 9 जून को महाआंदोलन का आह्वान किया है। इसमें बड़े पैमाने पर लॉकडाउन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन 9 जून के बंद से पहले पीओके के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसे रोकने के लिए पुलिस वालों ने लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिस वाले मारे। इस टकराव में करीब 40 आम नागरिक और 30 पुलिस वाले बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस के साथ पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को पीओके में तैनात किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंटरनेट को बंद कर दिया है ताकि आंदोलनकारियों की आवाज को वायरल होने से रोका जा सके। लेकिन पीओके के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। पीओके में 9 जून को लेकर शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको पीओके से आए कुछ वीडियोस दिखाता हूं। रूप से आर्थिक सहायता, आर्थिक राहत, प्रशासन सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही पर आधारित। इसमें पीओके में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए गेहूं और आटे जैसी चीजों को कम कीमत में दिया जाए। इसके अलावा बिजली बिलों पर सब्सिडी दी जाए। पीओके में बने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से होने वाली जो आय है या रॉयल्टी का एक हिस्सा स्थानीय लोगों के विकास में खर्च किया। सबसे बड़ी मांग जिसमें सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और नौकरशाहों को मिलने वाली लग्जरी सुविधाएं जैसी फ्री बिजली, महंगी गाड़ियां और भत्ते खत्म किए जाए। 2025 के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों को सुरक्षा बलों के बराबर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पीओके में मुफ्त शिक्षा। हमारे विपक्ष के कुछ मित्र यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। पहले क्यों नहीं किया? जब मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह बातें सुनता हूं तो सभापति महोदय मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग मन से यह बातें कर रहे हैं या केवल सिर्फ दिखावा मात्र है। खैर जो भी हो, खैर सभापति महोदय जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का
अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वहां पर लोग परेशान हैं, दबाए जा रहे हैं, हक छिन रहा है उनका, उनके हक का भी उनको नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से उनको और दबाया जाता है।